गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसवीसी ऑफिशियल। और आज के इस समय में, आज के इस दौर में हमने जैसा कि पहले वादा किया था, मैंने बोला था कि मैं 12th के आर्ट्स के लिए, 12th के आर्ट्स बैच के लिए भी स्पेशली मैं सारे कॉन्सेप्ट को वापस से लेकर आऊंगा, जिसमें मैंने 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिए थे। और इसमें से जो मेरा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है वो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। आपको हिस्ट्री आसान लगेगा, ज्योग्राफी में ज्यादा चैप्टर्स हैं बट वो भी आसान है, ठीक है। होम साइंस तो आसान है, बट जैसे ही आप साइकोलॉजी में एंट्री करते हैं आपको कुछ नहीं पता चलता कि भैया करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, इसको याद कैसे करें। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए। तब हमको माइंड में एक चीज आता है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इसको पढ़े कैसे। एक काम करते हैं, गेस पेपर ले लेते हैं, गेस पेपर से पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गेस पेपर से अगर आप पढ़ते हैं तो केवल 5-6 नंबर का क्वेश्चन टकरा सकते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि गेस पेपर में केवल वही क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में या तो पूछे हुए होंगे या पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। उसका कभी ना कभी मॉडल शीट में नाम आया होगा क्वेश्चन का, तभी वो क्वेश्चन आपको गेस पेपर में देंगे। कोई अलग से क्वेश्चन उठाकर नहीं दिया जाता। और वैसे भी 2-4 अगर छांटे हुए सवाल में से ही अगर केवल क्वेश्चन आने होते तो इतना भारी भरकम बुक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हमारी बातों को समझ रहे हैं। अगर हमको डेप्थ तक समझना है कि आखिर वो क्या है, साइकोलॉजी को कितना टफ बना रहा है, तो हम उसको समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस पर आएंगे, तो आपको एक बात बताएंगे कि आपको इस बुक का सहारा लेना पड़ेगा। ये है साइकोलॉजी का बुक, ठीक है। बहुत ही ज्यादा मोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन ये जितना खतरनाक बुक है उतना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसके हर एक वर्ड में इतनी ज्यादा गहराई छिपी हुई है जिसको अगर ना समझा जाए ठीक से तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि इससे पहले 11th में तो कोई आर्ट्स पढ़ता नहीं है, 12th में भी पकड़ते हैं लोग कोचिंग भी, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई तो जनवरी में जाकर पकड़ते हैं। सोचते ये हैं कि हम 1.5 महीना पढ़ लेंगे और हम बिहार टॉपर बन जाएंगे। भैया ऐसा संभव नहीं है, मेहनत पहले से करना पड़ता है। बट लोग क्या करते हैं, उस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, उनको बस लगता है कि हम बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं, कुछ नहीं बस लिखेंगे कुछ भी तो पास कर जाएंगे। तो पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ना है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, हमको उस सब्जेक्ट में बेहतर से बेहतर नॉलेज, ठीक है। आज हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ पढ़ा पा रहे हैं, किसी को समझा पा रहे हैं, ये इसलिए नहीं है कि हमने रट्टा मारा था, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को समझा था, हमने मेहनत किया अपने सब्जेक्ट्स पर। और हम जब पढ़ाने के दौरान में आए तो हमारा सब्जेक्ट थोड़ी था, हमारा सब्जेक्ट थोड़ी था, लेकिन हमने मेहनत किया, हमने सोचा कि नहीं हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। अगर हम कर सकते हैं, अगर हमें बिलीव है, अगर मुझे अपने आप पर फेथ है, तो मैं डेफिनेटली वो काम कर सकता हूं। तो आइए आज के इस चैप्टर की हम शुरुआत करें, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। सबसे पहले चैप्टर का बुक का नाम समझ लीजिए, साइकोलॉजी है आपका, साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? हिंदी में अगर बोले तो मनोविज्ञान, और इसको अंग्रेजी में बोले तो साइकोलॉजी। मनोविज्ञान नाम से स्पष्ट है, मन का विज्ञान, मनोविज्ञान। मन का मतलब क्या होता है? मन कोई अलग चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, बल्कि मन हमारा विचार है, हमारी थिंकिंग है, चाहे वो क्रिटिकल थिंकिंग हो या नॉर्मल थिंकिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे रहन सहन, हमारा जो भी बोलने का तरीका हुआ, रहने का तरीका हुआ, उसी को समझने की, उसी को व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है, जो समझने का व्यवस्था है या विज्ञान है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानवीय विचारों तथा व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। जहां तक पॉइंट क्लियर रखेगा, जो हम बोल रहे हैं वो हम ज्यादा बोर्ड पर तो लिखवा नहीं सकते, क्योंकि आप देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑनलाइन में आपको खुद से समझकर चलना होगा, क्योंकि हमारे पास
यहाँ पर बार बार लिखने का साधन, मिटाने का साधन उतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा। इसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारा सिलेबस भी कवर करना है। तो हम सब कुछ बोर्ड पर तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम बोल जरूर सकते हैं। हम बोलेंगे, आपको उसको रोक रोक कर समझना होगा, और समझ में आ जाए तो उसको नोट भी करना होगा। ठीक है, जहां प्रॉब्लम क्रिएट होगा वहां के लिए हम हैं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर, आपको जहां पर पॉइंट नहीं समझ में आया, जो वर्ड नहीं समझ में आया, जो सेक्शन नहीं समझ आया, आप हमको बताइए, हम उसको अगले वीडियो में कवर कर देंगे। बट आपको सबसे पहले यहां से ध्यान से समझना हो। चैप्टर के नाम पर आते हैं। चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। आज के सेशन में हम लोग केवल और केवल चर्चा करेंगे परिचय का। आज केवल और केवल हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू से, कि चैप्टर में हम मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता। मनोवैज्ञानिक मतलब तो समझ गए, गुण का मतलब, मनोवैज्ञानिक गुण का मतलब हमारे मानवीय विचार। मनोवैज्ञानिक मानवों के विचार, व्यवहार, रहन सहन, पालन पोषण जो भी है उसका, उसमें जो अंतर आ रहा है। विभिन्नता मतलब हम मानव हैं, एक और मानव है, और उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंसेस है। मतलब अगर दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सारे सिमिलैरिटीज एक साथ पाए जाएंगे, नहीं, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ अलगाव होगा। चाहे तो दिखने में, या तो बोलने में, एक तेज बोल रहा होगा, एक स्लो बोल रहा होगा, एक सोच समझ के बोल रहा होगा, एक बिना सोचे समझे बोल रहा होगा। हो सकता है रहन सहन में एक का पहनावा पोशाक अलग होगा, दूसरे का पहनावा पोशाक अलग होगा। मतलब कुछ ना कुछ तो क्या होगा, वेरिएशन पाया जाएगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस पाए जाएंगे। और जो डिफरेंसेस पाए जाएंगे, इसी डिफरेंसेस को हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। यहां पर हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो हम पहले क्या पूछते हैं? हम पहले पूछते हैं, भैया आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। अगर ज्यादा रिश्ता उश्ता वाला बात होगा तो बोलेंगे आपका शुभ नाम क्या है ना बात। तो ये आखिर ये जो सवाल है हम पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, या आप कहां रहते हैं, कहां से हैं, क्या काम करते हैं। तो ये क्या है? ये दरअसल हमारे जानने का एक तरीका है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तविकता में वो व्यक्ति कहां से है, क्या काम करता है, उसकी पहचान क्या है, उसकी जानकारी जुटा रहे हैं। तो परिचय ले रहे होते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में। आज व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति, मैं व्यक्तिगत दूसरे व्यक्ति से अगर बात करूं, मान लीजिए कि हम किसी से जाते हैं कहीं पर, और कहीं का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल है। इस मोबाइल, ये दरअसल मेरे स्टूडेंट का है और अभी यहीं पर है, तो वही हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैं अकेले तो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, तो इसके लिए उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, और ये मान लीजिए कुछ समय के लिए मेरा मोबाइल है। उसको साफ कर दो। ये क्या है, उसको बाबू उसको फेंक दो, हटाओ। तो ये क्या है कि ये मोबाइल मेरा है, ठीक है, कुछ समय के लिए मान लेते हैं मेरा है। अब यहां से क्या होगा, समस्या ये है कि इसको मांगने के लिए अगर ऐसा मन किया कि ये मेरा मोबाइल निजी मोबाइल है, तो क्या हम किसी को देंगे, देते फिरेंगे? कोई मांगेगा भी तो, भैया आओ ना, मेरे अपना मोबाइल ये दीजिए ना, थोड़ा सा काम है। मतलब क्या काम है बाबू? 50 रंग के सवाल पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत मोबाइल है। व्यक्तिगत मोबाइल में मेरा डेटा, मेरा स्टोरेज, जो भी चीज है, जो भी चीज हम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं या शॉर्ट्स चला रहे हैं, उससे मतलब नहीं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, अदर तो हम इसी में ना रखें, इसमें मेरा डेटा है। अब ये डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो ये मोबाइल तो मेरे पास होना चाहिए, इस पर तो किसी का अधिकार नहीं। तो ये क्या बोला मैंने, अधिकार से बोला कि ये मेरा व्यक्तिगत मोबाइल है, ये मेरा क्या है, व्यक्तिगत मोबाइल है। बस वैसे ही जब हमारे विचार
मेरे अपने होते हैं जो हमें दूसरे से खुद को क्या करता है, अलग बनाता है। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। हमारे रहन सहन, हमारा पहनावा पोशाक, हमारे बोलचाल की बात, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारा गुण, हमारा दोष, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। हमारे विचार दूसरे के विचारों से पूर्णतः मेल खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज सिमिलैरिटीज पाई जा रही है, एक चीज अगर समरूपता पाई जा रही है, तो दूसरी चीज में भी हम उसके बराबर हों ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ अलगाव जरूर होगा और इसी अलगाव के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि आखिर ये अलगाव कहां से उत्पन्न हो रहा है। दूसरा नाम आता है टॉपिक, पहला तो समझ में आ गया भैया व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब व्यक्ति के विचार, व्यवहार, रहन सहन, पहनावा पोशाक आदि में जो भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो अलगाव पाए जाते हैं, उन्हीं अलगावों को, उन्हीं भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। कोई दिक्कत? अभी हम इसके बारे में अगले दिन जो सेकंड लेक्चर हमारा चलेगा उसमें हमको डिटेल से पढ़ना है, व्यक्तिगत भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। बट फिलहाल हमको क्या स्टडी करना है, इसके बारे में परिचय चाहिए कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। दूसरा हमको से बोला गैल्टन का योगदान। अब जरा ध्यान से समझिएगा, वो ये गैल्टन कौन है। देखिए अभी टाइम अगर बात किया जाए तो 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, रात के 9 बजने में 10 मिनट बाकी है, और इस समय पर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इतना चीज का दायित्व देते हैं कि जो भी चीज यहां पढ़ाया जाएगा, जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, किस्मत नया गया हो, बार बार मार्कर गिर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई नजरिया आएगा जी, ऐसा मत करो। तो गैल्टन के बारे में जो भी चीज यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है लेक्चर में, एक कॉपी ले लीजिए और उस कॉपी पर आप उस चीज को समझ गए, जो चीज समझ में आया वही चीज नोट कीजिए। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले नोट किए हैं या नहीं किए हैं। जैसे कि मेरे पास ऑफलाइन बैच में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो पहले से ही नोट्स बना लिए, अब क्या उनको दोबारा बनाना चाहिए? तो एक रफ कॉपी रखो, एक रफ कॉपी रखो, नॉर्मल सा रखो, 10 रुपए वाला ही रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इस क्लास में जो भी चीज पढ़ाएंगे वो होगा क्या, पहले से कुछ ना कुछ तो अलग होगा, और जो भी चीज अलग होगा उसको आप क्या करिएगा, नोट करिएगा। जो चीज समझ में आया वो चीज नोट करिएगा, जैसा समझ में आया वैसा नोट कीजिए। आपको जब समझ में आने लगे कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप पूछ लीजिए, है ना। जो बाहर से हमारे पास जुड़े हुए हैं, जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी ये चीज समझना होगा कि ये सीरीज जो होने वाला है, ये आपके एग्जाम तक का जो सीरीज चलने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गैल्टन का योगदान के बारे में चलते हैं। गैल्टन कौन है? गैल्टन किस चिड़िया का नाम है? दरअसल ये जो है ये एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ एक सांख्यिकी विद भी, ठीक है। ये जो है मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सांख्यिकी विद भी है, और इनका जन्म जो था ये 1822 ईस्वी में हुआ। ये क्या लिए, जन्म कब लिए? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में, और इनका निधन जो हुआ 1911 ईस्वी में। वाह, कितना बढ़िया पहाड़ा पढ़ रहे थे। लग रहा है कि इनके बारे में आप सभी बिल्कुल नहीं सुने, लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपने अगर 10th का बायोलॉजी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसमें एक आपको हेरिडिटी चैप्टर मिलेगा, इनहेरिटेंस।
जो कि बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 के आसपास है, हाँ चैप्टर नंबर 7। तो जो उसमें आनुवांशिकता है उसमें आपने पढ़ा होगा चार्ल्स डार्विन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा? डार्विन के बारे में। तो डार्विन के चचेरे भाई थे। डार्विन के चचेरे भाई कौन थे? गैल्टन थे। रिलेशन यहां से स्थापित कर लीजिए। यह क्या है? डार्विन के चचेरे भाई कौन है? गैल्टन साहब। और गैल्टन साहब ने एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सांख्यिकीविद भी हैं, जिनका जन्म 1822 में हुआ था और इनका निधन जो है 1911 में हो गया। अब इनके बारे में और चीज जान लीजिए कि इन्होंने क्या क्या किया। यहां से एक याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में इन्हें नाइट मेयर के खिताब से नवाजा गया था। तो यहां पर खैर वो चीज तो अलग है, हमको यहां से गैल्टन साहब के बारे में एक चीज जानना है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि इन्होंने एक बात बताई थी। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के लेक्चर्स में बड़ा हेल्प करेगा। कि जो शारीरिक है, शारीरिक और मानसिक गुण, मानसिक गुण वंशानुगत होते हैं। यहां से ध्यान रखिएगा क्या क्या इनका एक पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट अभी आपको भले ही नहीं पढ़ने को मिलेगा, जैसे इस चैप्टर के बीच में पहुंचेंगे इसके अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, क्या कि शारीरिक और मानसिक गुण जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। यहीं से आपको याद होगा, जो भी लोग अगर गलती सही किताब अगर खोल लिए होंगे, किताब अगर पढ़ लिए होंगे, तो उसमें आपको मानसिक और शारीरिक गुण यानी कि बौद्धिक अभिक्षमता और मानसिक अभिक्षमता दोनों वंशानुगत होते हैं, ये सिद्धांत पढ़ना है। और कहाँ? लगभग पेज नंबर 17 या 16 के आसपास पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में 23 या 24 पेज का पूरा चैप्टर है, जिसके अंदर 16 से 17वां पेज के आसपास आपको जहां पर बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ना था, आईक्यू के बारे में पढ़ना था, वहीं पर आपको इसके बारे में पढ़ना है। वंशानुगत होते हैं। ठीक है, हमको गैल्टन साहब के बारे में क्या जानकारी मिला? हमको गैल्टन साहब के बारे में जानकारी मिला कि भैया ये क्या थे? डार्विन के चचेरे भाई थे। अब हमको एग्जाम में तो ये नहीं पूछ रहा है कि क्या चचेरे भाई थे, बस इतना चीज रिलेशन के लिए समझ लीजिए कि डार्विन के क्या थे? चचेरे भाई थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1911 में। इनका सबसे प्रमुख कि ये मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सांख्यिकीविद भी थे, और इन्होंने एक बड़ा बढ़िया नियम सा दिया था कि शारीरिक और मानसिक गुण जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। शारीरिक और मानसिक गुण जो हैं वो वंशानुगत हैं। गैल्टन साहब का ये जो योगदान है, ये अधिकांशतः व्यक्तिगत भिन्नताओं में बहुत बड़ा अहम रोल निभाया। इन्होंने अलग अलग चीजों पर रिसर्च किया जी, इन्होंने अलग अलग चीजों पर रिसर्च किया। इन्होंने न ही केवल हेरिडिटी पर रिसर्च किया, बल्कि इन्होंने सोशल, मतलब जो मानसिक रूप से व्यक्ति जो होता है, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ता है, उसके ऊपर भी काम किया। शोध वैज्ञानिक बायोलॉजी पर भी इन्होंने रिसर्च किया, कुछ व्यवहारों पर भी पुष्टि किया। इसकी वजह से विज्ञान के क्षेत्र में इनको जो कार्य किया गया था, उसी के हिसाब से 1909 में इन्हें नाइट मेयर की उपाधि दी गई। हालांकि 1909 में उपाधि मिला और 1911 में इनका क्या हो गया? खेला खत्म हो गया, सॉरी जीवन का समापन। बात समझे? अब आते हैं अध्याय के मुख्य विषय, जो कि हमारा अंतिम टॉपिक होने वाला है। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे कि ताकि लोग बोर हो जाए। बस हमको एक चीज का ध्यान रखिएगा
कि जितना मेहनत करके हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं या जितना चीज आपको बता रहे हैं, इस चीज से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जिसको भी ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा होगा वो चैप्टर को समझने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि यहां से बेहतर अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि किताब को डायरेक्ट पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट की गहराई को समझना होगा। तो चलिए, इस अध्याय का मुख्य विषय हमारा बनने वाला है बुद्धि। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग मूल रूप से किसके ऊपर चर्चा कर रहे होंगे, बुद्धि के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। बुद्धि क्या है, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि का मतलब IQ, एक और आता है EQ, ठीक है। तो हम लोग सबके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बारी बारी से। क्षमता क्या है, रुचि क्या है, अभिरुचि क्या है, या प्रयास करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, व्यक्ति किस किस प्रकार के विचार रख सकता है, बुद्धि अलग अलग बुद्धि वाले व्यक्ति किस प्रकार का परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, सबके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें को हम यूज करते चलेंगे, ठीक है। हमको ध्यान रखिएगा बस इतना चीज कि ये जो आपके लिए सेशन होने जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चैप्टर्स का होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पूरे किताब को नहीं बल्कि गहराई से कॉन्सेप्ट को समझकर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पकड़ रहे होंगे। पहले आपके एग्जाम तक अगर हमने टोटल कितने 7 से 8 या 9 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर हैं और 6 महीने का समय है आपके पास तैयारी करने का। तो तैयारी करने का 6 महीना है, मेरे पास 7 चैप्टर खत्म करने के लिए प्रॉपर समय है। मैं मनोविज्ञान की गारंटी रखता हूं कि मनोविज्ञान आपका क्या कर दूंगा, सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मुख्य विषय में बुद्धि के ऊपर अभी आपको कुछ चर्चा करना है, अभी नहीं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, डेडिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। बट सबसे पहले हमको व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पढ़ेंगे, फिर गैल्टन साहब के योगदान के बारे में तो अभी तो हम पढ़े ही। चैप्टर के बीच में भी एक पॉइंट आएगा, वहां भी हमें एक बात बता देंगे, वहां भी खत्म हो जाएगा और आपका धीरे धीरे करके ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कल के लिए आप लोग क्या करिएगा, इतना चीज को रिवीजन पर रखिएगा और इसको जैसे हम लिखे हैं वैसे ही नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िएगा। इसके साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स में होंगे जो कि अभी आर्ट्स में हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी जरूर बताइएगा कि हाँ क्लास चल रहा है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अब चालू है, जिसके अंदर हम लोग डेडिकेटेड होकर वैसे ही पढ़ा रहे हैं। कहीं भी आपको क्वालिटी में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, आपको बस तैयारी करना है। अब तैयारी कीजिए। तो क्या आपके मन में भी आएगा सवाल कि भैया क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन अगर दोनों में सेम चीज है तो क्या कुछ अंतर नहीं होता, क्योंकि ऑफलाइन में भैया फी लगता है, ऑनलाइन में फी नहीं लगता है, तो आखिर इसमें कोई डिफरेंसेस तो होगा। देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंसेस हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि नहीं है, पढ़ाई में नहीं डिफरेंसेस है, मेंटरशिप में है। जैसे कि अगर आप ऑफलाइन में हैं तो आपको क्या होता है, पर्सनल व्यक्ति होता है वहां पर बैठा हुआ है, अगर हमको दिखता है कमी तो हम उसको वहीं पर गाइड कर सकते हैं कि हाँ तुम्हारा ये कमी है। लेकिन ऑनलाइन में एक चीज की कमी है। कमी क्या है, आप वहां पर बैठे हुए हैं, आप वहां घर पर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, केवल लेक्चर ऐसे ही स्किप करके चले जा रहे हैं, हमें तो आइडिया नहीं लग रहा है। हमें जब आइडिया नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें सुधार नहीं करेंगे। तो ऑफलाइन का अपना बेनिफिट है, ऑनलाइन का अपना बेनिफिट है। ऑनलाइन में आपको जब समय मिलता है आप तब पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन में आपको एक फिक्स टाइम पर आना पड़ता है ना बात। तो आपको क्या है कि आप कहीं से भी तैयारी कर लो, लेकिन आप उसको डेडिकेटेड होकर पढ़िए, आप इस चीज को समझिए, और कल हम लोग जैसे ही अगले चैप्टर में अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे वैसे आपको आनंद आने लगेगा। बात समझ आ रहा है? तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए अब जय हिंद, जय भारत।